नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बढ़ती हुई मुश्किलों के बारे में, साथ ही साथ किस तरीके से पाकिस्तान के साथ चाइना भी बौखलाहट दिखाने लगा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से एक और चीज साफ की गई है कि बलूचिस्तान की भाषा में, बलूच भाषा में AIR रेनबो की तरफ से अब शुरू किया जाएगा एक बुलेटिन भी जो बलूचिस्तान की भाषा में होगा। और इसके बाद कह सकते हैं हम कि बलूचिस्तान की दबी हुई आवाज को कहीं ना कहीं भारत कोशिश कर रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की। हालांकि ये कोशिश पूरी तरह से साकार होती हुई भी नजर आ रही है। ऑल इंडिया रेडियो बहुत ही जल्द बलूचिस्तान के लोगों के लिए बलूच भाषा में कार्यक्रम शुरू करेगा। और आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। अलग अलग जगहों पर पूरे विश्व के बलूचिस्तान के लोग सामने आने लगे हैं, पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में बताने लगे हैं, किस तरीके से वहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन लंबे समय से हो रहा है। ये तमाम तस्वीरें भी अब पूरी दुनिया के सामने हैं। मुफ्ती ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान की सेना यहां से नहीं जाती है तो उनका हाल भी वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ था, और उससे भी ज्यादा बुरे परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। जर्मनी में रैली निकाल कर लोगों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान के तमाम इन अत्याचारों के बारे में जब बात की गई नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ पूरी दुनिया में इस आवाज को और ज्यादा बुलंदी मिली। बलूचिस्तान के अवारा में भी पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन लगातार 70 सालों से होते रहे हैं, लेकिन अब इसे एक आवाज मिली है। लोगों ने बलूचिस्तान में चीनी घुसपैठ के विरोध में रैली भी निकाली। पाकिस्तान से निर्वासित सिंधी भी बलूचिस्तान की आजादी के समर्थन में उतर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भी अलग से सिंध देश चाहिए। लंदन में चीनी दूतावास के सामने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करने बलूच नागरिकों के साथ साथ सिंधी नेता भी मौजूद थे। पाकिस्तान परेशान है। बलूचिस्तान के साथ सिंध में भी लगी विद्रोह की आग। लोगों ने किया है बड़ा प्रदर्शन। मांग यह है कि उन्हें भी अलग से सिंधु देश बनाकर दिया जाए, और इसीलिए विशाल जुलूस उन लोगों ने निकाला सिंध के मीरपुर में। हालांकि आवाजें बहुत लंबे समय से उठाई जाती रही हैं, लेकिन अब इन आवाजों को बुलंदी मिल रही है। पाकिस्तान में जितने हिंदू बचे हैं उनमें से सबसे ज्यादा सिंध प्रांत में ही रहते हैं, और उनके भी हालात बदतर से बदतर कर दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से यहाँ के हिंदुओं के हालात बेहद खराब हैं। ये हम सब जानते हैं। 26% से किस तरह से 1 पर हिंदू आ चुके हैं। बलूचिस्तान के और POK पर पाकिस्तान के लिए जिस तरीके का बयान नरेंद्र मोदी ने दिया, उस कूटनीति से पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन भी पूरी तरह से बौखला गया है। चीन के सरकारी मीडिया की हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि मोदी ने दुश्मनों के लिए दुश्मनों जैसा रुख अख्तियार कर लिया है, उन्होंने सब्र खो दिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी कूटनीति के लिए अच्छी बात है कि चाइना इस तरह की सोच अब भारत के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में रख रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचों के हितों और उनकी मर्जी के खिलाफ चीन अपने फायदे के लिए कॉरिडोर को बनाने की पूरी कोशिश में है। पाकिस्तानी सेना इसके लिए लोगों पर जुल्म कर रही है। हालांकि जुल्मों का सिलसिला पिछले 7 दशक से लगातार जारी है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान पर चौतरफा कूटनीतिक हमले भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी कहा है कि हाँ, पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है। PM मोदी की हरी झंडी पर ऑल इंडिया रेडियो शुरू करने की बात साफ की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम से बलूचिस्तान के लोगों को एक और बुलंद आवाज मिलेगी। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि ये कोई बहुत नया संघर्ष या आंदोलन नहीं है। पिछले 7 दशक से बलूचिस्तान के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें आजाद किया जाए, और उससे भी ज्यादा बुरी बात यह कि उनसे भी ज्यादा संघर्ष करने के बावजूद उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन की बात लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर में करता रहा है, वहां की तस्वीरें आप अगर देख लेंगे तो सिहर जाएंगे कि वहां किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान ने। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं हमल हैदर, जो कि बलूचिस्तान के नेता हैं। हमल हैदर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि क्या इस बुलंद आवाज को आजादी तक पहुंचा दिया जाएगा? जी, हमें तवक्को है कि हमारी आवाज को इंडिया की गवर्नमेंट और उसके साथ जो दूसरी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक दुनिया है, वो हमारी आवाज को बुलंद करेगा। और हमें उम्मीद है कि
हमें बल्कि यकीन है कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारा हक है और इस हवाले से इंटरनेशनल कानून मौजूद हैं और हम एक जायज़ जदोजहद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें हमारी आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि ये कौम का मसला है और पूरी कौम जो है आज़ादी के लिए सरगर्दा है। हमल हैदर, मैं आपकी ठीक से आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। मैं एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की है और उसके लिए जितने जुर्म ढाए जा सकते हैं उतने जुर्म भी ढाए हैं, लेकिन अब खत्म हो चुकी हैं तमाम चीजें, क्योंकि बुलंद आवाज और ज्यादा निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। भारत की तरफ से जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से आवाज उठाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसके बाद पूरी दुनिया में बलूचिस्तान के लोग जिन जिन जगहों पर बसे हुए हैं वहां जाकर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं और इकट्ठा होकर बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। हमल हैदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बलूचिस्तान के नेता। हमल, सवाल अब ये भी है, जिस तरीके से 7 दशकों से संघर्ष हम देख रहे हैं आप लोगों का, और आपने देखा होगा कि कश्मीर के मामले में किस तरीके से पाकिस्तान बार बार अपनी टांग अड़ाता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। जब हमने बलूचिस्तान के वीडियो देखे, सिंध के वीडियो देखे, वहां क्या हालात पैदा कर दिए गए हैं। समझ में भारत को यह नहीं आता कि किस मुंह से मानवाधिकार की बात करता है पाकिस्तान। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको अब। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि कश्मीर पर कब्जा करने के लिए वो कश्मीर की हिमायत कर रहा है। वो समझता है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है ना? इसी तरह 68 साल पहले उन्होंने बलूचिस्तान पे आकर कब्जा किया और बलूचिस्तान को फोर्सफुली अपने साथ मिलाया, और तब से लेकर अब तक लाखों के हिसाब से बलोच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बलोच औरत और बच्चे पाकिस्तानी फौज के हाथों शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और अब भी ये कत्ल और गारतगिरी का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर दसवें लोगों को मारा जाता है और उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। पाकिस्तान जो है आलमी दहशतगर्दी का एक मरकज़ा है। पाकिस्तान को ये हक नहीं बनता कि वो कश्मीर के लिए या दुनिया में किसी भी जगह इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाए या इंसानी हुकूक की बात करे। पाकिस्तान जो है हर हवाले से, खुद पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी एलिमेंट्स हैं जिन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बनाया है, जो पाकिस्तान के अंदर शिया और क्रिश्चियंस, कादियानी और दूसरे माइनॉरिटीज को वो कत्लेआम कर रहा है। और बलूचिस्तान में हिंदू जितने भी थे उनको भी इन्हीं एलिमेंट्स ने, जिनको आईएसआई की सरपरस्ती हासिल है, उन्हें अगवा किया और अब भी सिलसिला जारी है। अगवा बराए तावान का सिलसिला, लोगों को मारना, कत्ल करना। पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द मुल्क के लिए उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो जाके इंसानी हुकूक की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ठीक नहीं लगता कि वो बात करें ह्यूमन राइट्स की, वो बात करें वहाँ मानवाधिकारों की। और बिल्कुल सच कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कश्मीर को मिलाने की कोशिश में वो तमाम आवाज़ उठाता है, लेकिन जब बलूचिस्तान की, जब सिंध की तस्वीरें हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर किस मुंह से पाकिस्तान यूएन के सामने जाकर बात कर रहा है ह्यूमन राइट्स की, जबकि वो अपने यहाँ पर जितने बुरे हालात उसने पैदा किए हैं वाकई में शब्दों में बयां करना उसको बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से कारगुजारियां लगातार पिछले लंबे समय से वहां पर करता रहा है। बलूचिस्तान की सीमाएं और इसका असर 3 देशों ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है। इस हिस्से पर हिंदुओं का और अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित जाबुल में बसे बौद्ध राजाओं का शासन था। 850 ईस्वी सदी में नॉर्थन ईरान से यहाँ पर मुसलमानों का आगमन हुआ। युद्ध में मुसलमानों ने हिंदुओं को हरा दिया और जो बचे थे वो पेशावर की ओर चले गए। 11वीं सदी में अफगानिस्तान में बचा हुआ हिंदुओं का साम्राज्य भी खत्म हो गया। वर्तमान में जो बलूचिस्तान है उसके हिस्से पर भारत का अधिकार था और दूसरे हिस्से पर कालात के खान राज करते थे। भारत और पाक के बंटवारे के समय खानात ने जिन्ना को अपने वकील के तौर पर नियुक्त किया। कहते हैं जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के सामने खान के केस को पेश करते समय सोने के सिक्के फीस के तौर पर लिए थे। 11 अगस्त 1947 को इस हिस्से में कालात का साम्राज्य कायम हो गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत और पाक के अलावा स्वतंत्र कालात भी अस्तित्व में आया। 22 अक्टूबर 1947 को पाक ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की और वो असफल रहा।
जम्मू कश्मीर में मुंह की खाने के बाद पाक बलूचिस्तान को पाक में मिलाने की कोशिश करने लगा। बलूचिस्तान में नई विधानसभा बनी और विधायिका ने कहा कि बलूचिस्तान को पाक में नहीं मिलाया जाएगा। 11 अप्रैल 1948 को कालात को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया गया। इसी समय खान के छोटे भाई ने विद्रोह कर दिया और समर्थकों के साथ अफगानिस्तान चले गए। यहाँ से उन्होंने पाक के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। साल 1948 से लेकर आज तक वही जंग जारी है। 1948 के बाद 1958 से 1959, 1962 से 1963 और 1973 से 1977 तक युद्ध हुआ। साल 2003 से यहां पर आतंकवाद का दौर शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। हमारे साथ बलूचिस्तान के नेता लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ कुछ और खास रिपोर्ट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान वहां पर बर्बर हरकतें करता रहा है। हमने दिखाया कि आखिर बलूचिस्तान का इतिहास क्या रहा है। हम्मल हैदर, सवाल मेरा ये भी कि इतने लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन हम अभी देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि हाँ, वहां ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। क्या इतनी बुलंद आवाज, इतनी बड़ी आवाज पहले बन पाई थी? नहीं, इससे पहले जो है हमारी मूवमेंट थी, जो हमारा मसला था, बलोच इशू था, उसको हमेशा इग्नोर किया जाता रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी दोगली पॉलिसी को, अपनी डुप्लिसिटी को इस्तेमाल करके दुनिया को गुमराह करता रहा है। और हमारा गिला है हिंदुस्तानी हुकूमत से कि वो इतने वक्त तक खामोश रहा। उन्होंने न्यूट्रल पोजीशन हासिल की हुई थी, मतलब इख्तियार की हुई थी, तो इस वजह से हमारी मूवमेंट को ये नहीं था। लेकिन जो वक्तन फ़वक्तन इंसानी हुकूक के इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स शाया होते रहे और फिगर्स देते मतलब सामने आते रहे, लेकिन जितने भी पावर्स हैं उन्होंने हमारे मसले को इग्नोर किया। लेकिन चूंकि हमारी एक जीनियन, एक हकीकी मसला है, इसलिए दुनिया के लिए मज़ीद इसको इग्नोर करना वो नहीं है। इसलिए उन्होंने अभी फैसला किया कि वो हमारी जो है इशू को आगे ले आएं। हिंदुस्तान के बयान के बाद हमने देखा कि फ़ौरन बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरफ से हमारी हिमायत हुई। अभी अमेरिका ने जो है रिपोर्ट जारी की, एक इंतहाई बड़ा पेशरफ्त है, एक डेवलपमेंट है, तो हमें थोड़ी सी उम्मीद पैदा होगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया ने रियलाइज किया हुआ है कि पाकिस्तान को सुधारना अभी नामुमकिन है। पाकिस्तान को उन्होंने हर तरह की मदद पहुंचाई, मिलिट्री एड दिए, पैसे दिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है एक बदमाश रियासत की तरह ये इस्लामी इंतहा पसंदों को प्रमोट करता रहा और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाता रहा। इसलिए अभी दुनिया ने महसूस किया है कि अभी इसको मजीद नहीं बर्दाश्त करेंगे, और ये जरूरी है दुनिया के लिए, दुनिया के अमन के लिए, न सिर्फ खत्ते की बल्कि पूरे दुनिया के अमन के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान से निपटा जाए और उसे अकाउंटेबल किया जाए। जिस तरह की जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत पाकिस्तान कर रही है बलूचिस्तान में और सिंध में और दूसरे इलाकों में, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो तो हम समझ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस और आप लोगों से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि वहां पर कितने ज्यादा बुरे हालात हैं। वहां की सेना, वहां का प्रशासन कितनी बर्बरता के साथ वहां इन तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को अब एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि वहां किस तरीके से लोगों का अपहरण किया जाता है और कितनी बेदर्दी के साथ उन्हें मार दिया जाता है और फिर उनकी लाशों को वहां टुकड़े टुकड़े करके भी फेंका जाता है, जिससे कि आसपास के लोगों में भय पैदा हो, आगे वो इस तरह की आवाजें न उठाए। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 70 सालों से इन आवाजों को अभी तक पाकिस्तान कुचल नहीं पाया। जितना ज्यादा वहां पर बर्बरता के साथ उन लोगों को मारा काटा गया, ये आवाज उतनी ही ज्यादा और बुलंद हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान का संघर्ष आज का नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के वक्त से ही बलूचिस्तान अपने आप को अलग देखना चाहता है। लेकिन तमाम कोशिशों और संघर्षों के बावजूद बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का अंग है। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बल्टिस्तान और बलूचिस्तान को अशांत इलाकों के तौर पर जाना जाने लगा, क्योंकि इस्लामाबाद में सत्ता के चरम पर बैठे लोगों ने इन इलाकों को बेदर्दी से दबाने की कोशिश की। बलूचिस्तान पर लगातार बलूच लोगों के साथ अत्याचार होते रहे, उनके मानवाधिकारों का हनन होता रहा और यहाँ तक कि बलूच युवाओं को बम से उड़ाने की खबरें तक आई। लेकिन पाकिस्तान अपनी सेना का इस्तेमाल कर बलूच लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करता रहा। आज भी बलूचिस्तान में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया जाता है।
ये सब कुछ बताने के पीछे का मकसद बस इतना है कि आप समझ सकें कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान के साथ खड़े होने की बात कही तो बलूचिस्तान के लोग खुशी से क्यों अभिभूत हो गए। लेकिन भारत का बलूच की दबाई जा रही आवाज के साथ खड़े होना पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। शायद इसीलिए क्योंकि उसे डर है कि अब बलूचिस्तान पर हो रहे अत्याचारों का अंत नजदीक है और बलूचिस्तान कहीं पाकिस्तान से अलग ना हो जाए जैसा बांग्लादेश के अलग होने पर हुआ था। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आवाज बुलंद करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने पर बलूच नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया। पाकिस्तान की क्वेटा पुलिस ने देश के 3 प्रमुख बलूच राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ राष्ट्रद्रोह सहित 5 मामले दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों की शिकायत पर ब्रह्मदाग मुफ्ती, हरबियार मर्री और बानो करीमा बलूच के खिलाफ बलूचिस्तान के खुशदार इलाके के 5 थानों में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120, धारा 121 और धारा 123 के तहत मामले दर्ज किए गए। ये धाराएं अपराध की साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने, भड़काने और युद्ध का प्रयास करने के लिए है। जब सच्चाई सामने आती है, जब अत्याचारों से विद्रोह होता है तो अच्छों की हालत खस्ता हो जाती है। तो फिर ये तो पाकिस्तान है, दमन का गढ़, आतंकियों का अड्डा और मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाला देश। बलूच नेताओं पर मुकदमे करने से बेहतर अगर पाकिस्तान उनकी आवाज को सुनता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अब समय निकल गया। अब बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की बर्बरता का अंत निकट है और इसे गद्दारी के मुकदमे से रोका नहीं जा सकता। सुदर्शन न्यूज के लिए आराधना पांडे के साथ स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। करेंगे, लेकिन आपको कुछ वीडियोस हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान में बर्बरता की तमाम हदों को पाकिस्तान पार करता रहा है, किस तरीके से सभी मानवाधिकारों को पाकिस्तान वहां उनका उल्लंघन करता रहा है और किस तरीके से आए दिन वहां किसी को भी उठाकर उसका मर्डर करता रहा है। देखिए जरा कुछ तस्वीरें। हमल हैदर से हम बात कर लेते हैं। तस्वीर तो साथ साथ दिखाई रहे हैं हम आपको। ये पहले तस्वीर देखिए। कपड़े पहने दो इसको, कपड़े पहने दो इसको। काम किए ना, ये काम किए। कपड़े डाले। चुपके सटो। थलो चाहो ना, थलो। बताना कोई नहीं दिए। बताना कोई नहीं हो। एक थकाई साटेगा। मेरे भाई को बचा लो, बस मैं मर जाऊँ, कुछ नहीं होगा। मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, बस मैं मर जाऊँ, कुछ नहीं होगा। मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। ये उसकी शलवार को क्यों उतारे? ऐसी तस्वीरें जिन्हें पूरा देखना भी संभव न हो, इससे भी ज्यादा भयानक तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती हैं। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान जिस तरह की तस्वीरें साफ सामने रखने की कोशिश करता है या जिस तरीके का अपना बचाव करता है वो वाकई में शर्मनाक है। हमारे साथ बलूचिस्तान के 2 नेता फिलहाल जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं मुनीर मेंगाल जो कि जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमल हैदर बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर मेंगाल, ये तस्वीरें तो आप नहीं देख पाए होंगे लेकिन आवाज आपने जरूर सुनी होगी। ये आवाजें आप बहुत लंबे समय से देखते भी आ रहे होंगे, सुनते भी आ रहे होंगे। सवाल ये कि माँ और बहन किस तरीके से चीखते चिल्लाते हुए अपने भाई और अपने बेटे की दुहाई लगा रही कि उसे छोड़ दो, लेकिन पाकिस्तानी सेना वहां क्या करेगी उसके साथ किसी को अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान को आपने देखा होगा यूएन के सामने रोते हुए चिल्लाते हुए कि कितना वहां आतंकवाद हो गया है, कितने उसको पैसे चाहिए, अमेरिका से बराबर एड्स उसको चाहिए। इसके अलावा हमने देखा है कि उनको इस्लाम के नाम पर कितने ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। क्या यही डेफिनेशन है इस्लाम की? हेलो, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने पाकिस्तानी जो टॉर्चर सेल हैं वहाँ मैं 2 साल तक एज अ मिसिंग पर्सन, एक ऐसा शख्स जिसको उठाया, अगवा किया, जेल खानों में ले गए जहाँ पर इंसान की रूह को तड़प
रोते हुए मैंने देखा है। हमारी अपनी जो चीखें निकलती थी उसकी आवाज़ कहाँ जाती थी, कैसे जो है ना जो दर्द हमें महसूस होता था, हमारे घर वालों के जो दुख दर्द है, पीछे फैमिलीज के, माँ बाप के, बहन भाइयों के, वो दर्द रोडों पर सड़कों पर चीखते चिल्लाते रह के हमारे प्यारों को किसी अदालत में लाओ, वो दुख दर्द दुनिया के सामने किसी न किसी शक्ल से पिछले 70 सालों से आती रही है। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया ने इतने अरसे से बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई ख़ास इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग नहीं टीम भेजी है, नहीं उन रिपोर्ट्स को गौर से देखा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। अभी रिसेंटली 2012 में यूएन की एक टीम गई थी पाकिस्तान, क्वेटा में बलोच मिसिंग पर्सनस की फैमिली मेम्बर से भी उनकी मुलाकातें हुई। उनके पास सारी तफसीलात आ गई कि कितने अफराद कब से गायब हैं, कहाँ हैं, लेकिन उसके बाद जो फॉलो अप रिपोर्ट्स या फॉलो अप कोई प्रोसीजर हमने नहीं देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो वर्किंग बॉडी है उसने कोई ऐसा जो है ना प्रोसीजर अपनाया हो कि इन अफराद को किस तरह हम लोग रिकवर कर सकें। या नहीं मीडिया को एक्सेस देते हैं, नहीं किसी जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। पाकिस्तान की अपनी अदालतें हैं, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो चीखती रही है कि आप ले आएँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उसको वाज़े तौर पर कह दिया है कि यहाँ से आपकी लिमिट्स बंद हैं। और बदकिस्मती हमारी ये रही है कि आप यकीन करें कि 70 के ज़माने से बलूचों को उठाकर अगवा करके हेलीकॉप्टरों से गिराया गया है। हमारे जो पेरेंट्स से उन्होंने अपने प्यारों को हेलीकॉप्टर से गिरते हुए देखा है, लाशों को दरख्तों में, वीरानों में हमने खुद देखा है कि उनकी बॉडी पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर दरख्तों पर इन्होंने टांगा है। और मास ग्रेव्स खुजदार से इतनी नज़दीक से मिले हैं खुजदार छावनी से, जितनी जो है ना उसामा बिन लादन का घर GHQ से दूर, इतनी दूरी से खुजदार कंटोनमेंट एरिया से बलोच मिसिंग पर्सनस की मास ग्रेव्स मिली हैं, जिसमें एक एक जो है ना ग्रेव में 150-200 लाशें पड़ी होती थी। लेकिन बदकिस्मती से आज तक उनके हवाले से पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, उसके इदारों ने कुछ नहीं किया, इवन DNA टेस्टिंग के लिए नहीं छोड़ा कि कोई शनाख्त कर सके कि ये अफराद कौन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वहाँ पर जो इंसानियत के ऊपर जुल्म व दास्तान रकम हो रही है वो दुनिया की जो आंखों से ओझल है। लेकिन अब जब ये नरेंद्र मोदी जी ने जो आवाज़ दी है तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो हकीकत है ये दुनिया के सामने, दुनिया के पूरी दुनिया के सामने हकीकत आ चुकी है। और वाकई में जो सच्चाई आप बता रहे हैं, रूह कपा देने वाली सच्चाई, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वाकई में भयावह तस्वीरें। हम इस पर चर्चा करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, बने हमारे साथ। तो हम जगह जगह तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज़ाद बलूचिस्तान की मांग की जा रही है जो लंबे समय से चली आ रही है। और आपको बता दें कि इस आवाज़ को अब रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि हाँ, वाकई में मानवाधिकारों का उल्लंघन बलूचिस्तान में होता रहा है। और इस आवाज़ को अगर किसी ने शुरुआत किया है बुलंद करने की तो वो है नरेंद्र मोदी। और आपको ये भी बता दें कि एक और बात भारत सरकार की तरफ से कही गई है कि बहुत ही जल्द बलूच भाषा में बलूचिस्तान के लोगों के लिए रेडियो पे एक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। यानी मीडिया को जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान से बहुत दूर रखता रहा है, अब वहां तमाम चीजें रेडियो के जरिए पहुंचाई जा सकेंगी। हमारे साथ बलूचिस्तान के दो नेता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारत की तरफ से आवाज उठाने के बाद किस तरीके से अफगानिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से भी समर्थन किया गया बलूचिस्तान का। कई दशक से पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत की शांति बिगाड़ने की जी तोड़ कोशिश करता रहा है।
कश्मीर के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना, स्थानीय लोगों को भड़काकर हिंसा पैदा करना पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति रही है। इसी के जरिए पाकिस्तान में सेना और आईएसआई को सत्ता में बने रहने का मौका मिलता है। लेकिन अब हालात ने करवट ली है और इस एक ही करवट ने पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक में भूकंप खड़ा कर दिया है। सर्वदलीय बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि न केवल पीओके भारत का हिस्सा है, बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ बलूचिस्तान के लोगों से पाकिस्तान का रवैया बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नतीजा ये हुआ कि रात 3 बजे इस्लामाबाद से बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री को मंथन करने के लिए जगा दिया गया। पाकिस्तान की बौखलाहट और डर जायज भी है, क्योंकि उसे पता है पिछले दशकों में उसने इन इलाकों में लोगों पर जो अत्याचार किए हैं, अगर एक बार दुनिया की नजर उस पर टिक गई तो पाकिस्तान का वजूद टिका रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तारीफ करते हुए उसका समर्थन किया है। करजई का कहना है कि पाकिस्तान के उकसावे पर प्रतिक्रिया देने का भारत को पूरा हक है। करजई के मुताबिक बलूचिस्तान में सरकार, सेना और चरमपंथियों के हाथों यहाँ के लोगों को काफी जख्म दिए गए हैं और अब इसका अंत होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ ही बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसनुल हक ईनू ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। ईनू ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। दूसरी तरफ पीओके से सटे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की जिंदगी को भी पाकिस्तान ने नर्क बना दिया है। यहाँ के लोगों के विरोध को कुचलकर पाकिस्तान यहाँ चीन के साथ कॉरिडोर बना रहा है। लोगों के शांतिपूर्ण विरोध को आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। पुरानी कहावत है, पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। हालिया बन रहे माहौल से अब उम्मीद जाग रही है। बलूचिस्तान के साथ गिलगिट के लोगों की तकलीफ जल्द खत्म होने वाली है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो आपको बता दें कि सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध की तरफ से भी आजाद सिंध देश की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो वहां पर भी मानवाधिकारों का जिस तरीके से उल्लंघन हुआ है, वहां पर भी आवाजें तेज होने लगी हैं। यानी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ये बौखलाहट चाइना की तरफ से भी नजर आ रही है। जिस कॉरिडोर की तैयारी चाइना कर रहा है, लगातार जिस पर काम चल रहा है, वहां पर अब उसको ज्यादा विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट और उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ 2 बलूचिस्तान के नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे मुनीर से। मुनीर मेंगाल हैं और हम्बल हैदर हैं। हम्बल हैदर, जिस तरीके से बात हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि मीडिया को वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाता, तमाम बातें वहां से बाहर निकल ही नहीं पाती और इसीलिए पूरी दुनिया के सामने वो भयानक तस्वीरें, वो जो असली सच्चाई है, वो नहीं आई अब तक सामने। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि बलूच भाषा में एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, यानी आवाज बुलंद करने का एक और बड़ा तरीका। जी देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है हमारी ज़ुबान में एक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। देखें, बुनियादी मसला यह है कि हमें 2 तरीके से हमारा कत्लेआम किया जा रहा है। एक जो है डायरेक्ट हमारे लोगों को मार के, और दूसरा हमारी कल्चर को, हमारी ज़ुबान को और हमारी ज़ुबान से जुड़ी जो हमारी लिटरेचर है उसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, बलूचिस्तान में बलूची ज़ुबान पढ़ने के लिए कोई सहूलत नहीं है। बलूचों को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी ज़ुबान में पढ़ें। उर्दू को ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है। हम कल्चरली जो है पाकिस्तान से बिल्कुल अलग कौम है, हम उससे मिलती जुलती कौम नहीं है। अभी ये जो पेशरफ, ये कदम इंडियन गवर्नमेंट ली है, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी आवाज़ को दुनिया तक बड़े अच्छे तरीके से पहुंचाएं। देखें, दुनिया खामोश थी, दुनिया ने कुछ नहीं कहा और वो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा के मीडिया को वहाँ पर पाबंदी लगा के उन्होंने अपनी मर्जी से जितना चाहा, जितनी ज्यादा बर्बरियत करनी चाहिए वो की। हमारे लोगों को अब तक 24,000 से ज्यादा लोग हमारे गायब हैं और खुद उन्होंने पिछले इसी महीने खुद
बलूचिस्तान की जो नाम नेहाद इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद इकरार किया कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब तक 13,000 से ऊपर लोगों को उठा के गायब किया हुआ है। जी। मतलब खुद ये जो है इंटरनेशनल जो कवानीन है, जो लॉज हैं, उनकी धज्जियां उठाने के बराबर है। मतलब एक मुल्क जो है 13,000 से ज्यादा लोगों को उठाती है और इकरार करती है कि हमने उठाया है, और अभी तक ना एक उनमें से एक को भी उन्होंने अदालत के सामने पेश नहीं किया। मतलब इतना बड़ा क्राइसिस है जी, इतना बड़ा क्राइसिस है बलूचिस्तान में। मैं समझता हूँ कि कश्मीर और फलस्तीन से भी ज्यादा वहां पे बुरे हालात हैं। मैं नहीं समझता, बल्कि बुरे हालात हैं बिल्कुल। लेकिन इस दुनिया को उसकी खबर नहीं थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल कार्लोटा गाल एक मिसाल है, वो बलूचिस्तान में आई हुई थी। उसको फिजिकली टॉर्चर करके बलूचिस्तान से बाहर निकाल के पाकिस्तान से बाहर निकाला। इसी तरह मैथ्यू ग्रीन एक सहाफी हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, जिसमें फौज और पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं और डेथ स्क्वाड उन्होंने बनाया, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी, तो उसको भी धमकी देकर बलूचिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। तो मतलब वहां मुकम्मल तौर पर मीडिया पर पाबंदी है, अब भी है ये सिलसिला। अभी जो आप लोगों की मीडिया, हम जो बाहर बैठे लोग कुछ कहने की पोजीशन में, बलूचिस्तान में अभी भी आप राब्ता नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई। हम जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, हमें ये मौका मिला है कि हम जो है अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं। अदरवाइज बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं, और पाकिस्तान जो है फाशिज्म की इंतहा तक जाकर वहाँ कत्ल गारत गिरी कर रहा है, और बड़े चालाकी से दुनिया तक हमारी खबर नहीं पहुंचाने दे रही है। मुनीर मेंगाल कह रहे हैं कि उनके साथ ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, 2 साल तक उन्होंने वो यातनाएं सही हैं। मुनीर मेंगाल, वो वहां पे किस तरीके से रखा जाता है, कितने लोग वहां पर होते हैं, और पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से आखिर कहा क्या जाता है कि आवाज पूरी तरह से बंद कर दी जाए? क्या मतलब वो चाहते हैं कि जो आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, जो आपके नेता तमाम आवाजें उठाते हैं, जिस तरह की मुहिम वहां चल रही है, उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाए? ये बोल रही थी कि कोई इंडिया से कोई रेडियो चैनल बलूची ज़ुबान में बलूचों के लिए पेश किया जा रहा है, तो मैं इस चीज़ का खैर मकदम करता हूँ। और मैं बजाते ख़ुद इसीलिए विक्टिम रहा कि मैंने बलूची ज़ुबान में पहला बलूची टीवी चैनल दुबई से स्टार्ट करने की कोशिश की थी, तो मुझे इन्होंने कराची एयरपोर्ट से महज इसीलिए अगवा किया कि मैंने वो जुर्रत की कि मैं एक टीवी चैनल बलूची ज़ुबान में खोलना चाह रहा था। तो बलूचिस्तान को इन्होंने एज अ स्टैटिस्टिक पॉलिसी कम्प्लीटली मीडिया ब्लैकआउट रखा है जी। ये अपने पाकिस्तानी जो इनके जो मीडिया है उनको एक्सेस नहीं है, तो ये इंटरनेशनल मीडिया को कभी भी इन्होंने एक्सेस दी नहीं है कि जाकर देखें कि बलूचिस्तान में क्या इंसानी हकूक़ के हालात हैं, क्या कल्चरल हालात हैं, क्या पॉलिटिकल हालात हैं, लोग जो है ना क्यों चीख रहे हैं, वहाँ का लीगल स्टेटस क्या है, और वहाँ की जो रेजिस्टेंस है किस बेस पर है, क्यों है, और इसको जो फ्यूचर होगा वो कैसे होगा। तो इन चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी इलीगल एक्ट्स को, अपनी जो इन्होंने जो बाई फोर्स ऑक्यूपेशन को छुपाने के लिए, अपनी लूटिंग पॉलिसी को छुपाने के लिए, सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ द पीपल, जो सब्जुकेशन हो रही है लोगों की, उसको छुपाने के लिए इन्होंने कभी भी किसी भी मीडिया को अलाउ नहीं किया है कि बलूचिस्तान जाए, और बलोचों को इन्होंने कभी ये इजाज़त ही दी नहीं है कि अपनी ज़बान में ये लिख सकें, अपनी ज़बान में पढ़ सकें, अपनी ज़बान में बोल सकें। मैं कैडेट कॉलेज मस्तुंग में पढ़ता था, वहाँ मस्तुंग बलूचिस्तान में हमें ये इजाज़त नहीं थी। आप अभी भी जाकर देखें, इजाज़त नहीं है कि कोई स्टूडेंट अपने दूसरे भाई से अपनी मदर टंग में बात कर सके। मेरा अपना भाई भी पढ़ता था, मैं उससे भी उर्दू में बाई फोर्स बात करता था, बलोची या बरोही ज़ुबान में बात नहीं कर सकता था। हाँ। तो लेकिन इस तरह से आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता, ये आवाज और ज्यादा उतनी ही बुलंद होगी जितने अत्याचार हुए हैं। मुनीर मेंगाल, एक और मैं तस्वीर दिखाने जा रही हूँ, वो फिर से वही वीडियो के किस तरीके से पाकिस्तान वहां अत्याचार करता रहा है, और किस तरीके से एक महिला बयान कर रही है कि उसके पिता के साथ क्या क्या अत्याचार किए गए थे जब उसके पिता को अगवा किया गया था। जरा देखिए तस्वीरें भी। अब तीसरी मरतबा इन्हें अगवा किया गया 7 महीने तक, और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद की गई थी।
मेरे अबूजान कहते थे कि इस तरह यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी, 2 माह तक बस वो लटके रहते थे और बहुत सी ज़्यादा तशद्दुद ज़हनी भी जिस्मानी भी, यानी खाना तो बस बिल्कुल 7 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा देते थे। जी, वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे, इसलिए बस वो कुछ कुछ बात ही बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे। और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल जब भी यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी, कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो जागो उठो। जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत पतले हो गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी टांगें बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल उनका चेहरा जिस तरह उनकी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी बिल्कुल वो, क्योंकि फिर 7 महीने बाद हम लोग उन्हें ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि वो जेल में हुए इसके बाद ना, तो इस वजह से कि मेरी छोटी बहन जब उस वक्त पैदा हुई थी, जब मेरे अबूजान हुआ हुए थे, करीबन 1 माह या 2 माह गुजरा था मेरी छोटी बहन को, और जब वो रिहा हुई तो मेरी बहन उसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अब्बू है। तो एक बेटी का दर्द जो पूरी तरह से बयां भी नहीं कर पा रही है, कैमरे के सामने बता भी नहीं पा रही है ठीक से, वो इतना ज़्यादा उसे रोना आ रहा है। और उसने ये भी बताया कि उसके पिता उसे पूरी कहानी नहीं बताया करते थे क्योंकि बच्चे बहुत बुरी तरह से रोने बिलखने लगते थे। कुछ कुछ जो चीज़ें बताई पिता ने, उन्हीं को सुनने के बाद हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अत्याचार वहाँ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से होते रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सवाल अब ये है हमल हैदर कि आप तमाम लोग बाहर बैठे हुए हैं और इसीलिए आप आवाज़ बुलंद भी कर पा रहे हैं। वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं? कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी नहीं है, ना वहाँ अच्छे स्कूल्स हैं, ना वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। वहाँ 70 सालों में बहुत ज्यादा हालात को खराब कर दिया गया है। वहाँ सूरत हाल यह है कि 80% से ज्यादा लोगों को पानी बिजली की बुनियादी सहूलियात नहीं है। मैं बेसिकली दश्त के इलाके से हूँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो दश्त से हैं। वहाँ ना पीने के लिए पानी है, ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही स्कूल है। इसी तरह 80% से ज्यादा जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ लोग गुर्बत की लकीर से बहुत ज्यादा नीचे हैं और वहाँ किसी किस्म की भी सहूलियात नहीं। वो प्रीमिटिव जमाने की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बकरी और चरवाओं की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई सहूलियत नहीं। जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो कुदरती वसाइल से, जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, उसको पाकिस्तान और चीन मिलकर बड़ी बेदर्दी से लूट रहे हैं। सिंध में जो सोना निकल रहा है उसको चाइना बड़ी बेदर्दी से और बहुत बड़ी मिकदार में उठा के ले जाता है और पाकिस्तान उसके साथ शरीक है। और जितना भी पैसा पाकिस्तान को मिलता है वो पंजाब पे खर्च होते हैं। और गैस एक और मिसाल है। बलूचिस्तान पर कब्जा गिरी के चंद साल बाद उन्होंने डेरा बुगटी से गैस निकाल लिया और मतलब आज 60 साल से ज्यादा हो गए हैं गैस पंजाब को जा रहा है, बलूचिस्तान के, बल्कि वो जो इलाका है जहां से ये गैस निकल रहा है वहां के लोगों को भी गैस मुयस्सर नहीं। तो इस तरह की मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह उन्होंने सप्रेस किया हुआ है। और दूसरी तरफ दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म की यह है कि लोगों को खौफजदा करने के लिए वो क्या करते हैं, पहले सियासी कारकुनों को मार देते हैं, फिर उनको अपनी गाड़ियों के पीछे बांधकर उनकी लाशों को बाजारों के अंदर घसीट देते हैं ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, खौफ हरास फैलाया जाए। ये पिछले साल अगस्त की बात है जब अवारान के इलाके में उन्होंने लोगों को मार के इसी तरह अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर बाजारों के अंदर घसीटा। अभी चंद महीनों पहले की बात है कि डेरा बुगटी में भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई की। मतलब ये एक तरह का नॉर्म है। चूंकि अभी दुनिया इसके बारे में बाखबर नहीं है तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उसका फायदा उठाकर बलूचों पर शैतानियत की हद तक जुल्म कर रही है।
बिल्कुल हम समझ सकते हैं और आपने कहा कि चाइना भी उसका फायदा ले रहा है और शायद नरेंद्र मोदी के बयान के बाद चाइना का रुख भारत के प्रति भी बहुत अलग नजर आ रहा है और बौखलाहट भी बहुत साफ साफ सबको दिखाई दे रही है कि चाइना भी कितना परेशान है। अगर उनके उस जो बहुत ही मच अवेटेड प्रोजेक्ट है उनका, जो बहुत ही ज्यादा जिससे उन्हें उम्मीदें हैं, अगर उस कॉरिडोर को रोक दिया गया तो कितने ज्यादा बुरे हालात वहां पैदा हो जाएंगे। सवाल अब ये भी है मुनीर मेंगाल, वहां जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है, लूटमार पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से जारी है और अभी लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद से निकलकर चाइना की गोद में जा बैठा है, जिससे कि उसे सपोर्ट मिलता रहे और उन्हीं की मदद से वो कम से कम बलूचिस्तान पर उसी तरह से कहर ढाता रहे। वहां उस कॉरिडोर को पूरा करना क्या चाइना के लिए या पाकिस्तान के लिए उतना आसान होगा? मैंने ये पहले भी ये बात बताई थी, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को चाइना के सामने ऐसे पेश किया कि मैं एक किराए का घोड़ा हूँ, आइए मुझ पर सवारी कर दीजिए। बिल्कुल। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि आप घोड़े नहीं, आप एक गधे हैं, मैं आप पर सवारी करता हूँ। लेकिन चाइना खुद इस बात को भूल रहा है कि एज पर इंटरनेशनल लॉ जो बलूचिस्तान का एनेक्सेशन है, एक बहुत बड़ा लीगल एस्पेक्ट्स पे बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कभी भी किसी भी वक्त आलमी जो इदारे हैं, यूएनओ है और जो अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पर ये सवाल उठ जाता है कि जी बलूचिस्तान की जो एनेक्सेशन है ये लीगल है या इलीगल है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है चाइना के लिए जो ये $46 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कि वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं एनेक्सेशन को और इस कॉरिडोर को, तो इसका मतलब है इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। अगर कोई चीज विल ऑफ द पीपल के खिलाफ है तो एज पर यूएन लॉ, ठीक है, आप इस चीज को इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा। थर्ड जो चीज है, चाइना की अपनी एक ड्रैगन जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, वो स्ट्रेटेजिक के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था, रीजनल पावर्स को जो है ना वो किसी न किसी तरह से खामोश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये उसको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान एक रिलीजियस टेररिस्ट मुल्क है जिसने पूरी दुनिया को टेरराइज किया है। वो एक रीजनल कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, लोकल कम्युनिटीज के लिए ऑलरेडी वो थ्रेट रहा है, उनको हर तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इससे रीजनल और इंटरनेशनल कम्युनिटीज की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पर लगेगी। मैं आप दोनों से बहुत छोटे-छोटे, मेरे पास समय की कमी है, दुनिया उसको ऐसा कोई कदम देगी जहां पर वो रिलीजियस टेररिस्ट को बढ़ावा दे किसी भी शक्ल में। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं दोनों ही गेस्टों से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत छोटे छोटे कमेंट में मुझे बताइए कि अब इसके बाद, इसके आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ के लोगों को इन तमाम जितने भी जुर्म वहाँ हो रहे हैं उनसे आज़ादी दिलाने के लिए। हमल हैदर, आपसे शुरू करूंगी। जी, नरेंद्र मोदी साहब ने जो अभी स्टेटमेंट जारी किया और जो ख्वाहिश जाहिर की कि वो हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने उसकी हिमायत की, उम्मीद करेंगे, हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करके दुनिया की दूसरी जो डेमोक्रेसीज हैं उनको साथ में लाकर हमारी मूवमेंट के लिए आवाज उठाएगा। जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा, हम यकीन के साथ कहते हैं कि बलूचिस्तान उस खित्ते में बल्कि दुनिया की अमन के लिए एक कलीदी किरदार अदा करेगा, एक सेंट्रल जो रोल होगा हमारा, वो आप अदा करेंगे, यकीन है। जी मुनीर मेंगाल, आपका भी छोटा सा कमेंट, किस दिशा में इस तरीके से और किस तरह से इस आवाज को और ज्यादा बुलंद किया जाएगा? देखिए, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस चल रही है इसको मजीद स्ट्रेंथन करना होगा। दूसरी जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, इन पर हम लोग लीगल जो अवेयरनेस बलूचिस्तान के हवाले से कैंपेन चला रहे थे, जो एडवोकेसी कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक कैंपेन्स चला रहे हैं, इसको हमने मजीद एक्सटेंड करना है। और लीगल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट, इन पर हमने मजीद फोर्सफुली आकर अपने केस को, मुकदमे को पेश करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की यथास्थिति बताने के लिए। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को इन तमाम बर्बरियत से, जिस तरीके से वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, उनसे आज़ादी मिलेगी। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध की तरफ से भी आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से भी आवाज़ बुलंद की जा रही हैं। अब
पाकिस्तान की तमाम करतूतें पूरी दुनिया के सामने हैं और ये शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से। जिस तरीके का बयान दिया, पूरी दुनिया में तस्वीरें सामने आने लगी, पूरी दुनिया में तमाम बलूचिस्तान के लोग इकट्ठा होकर वहां की असलियत को दिखाने लगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।